नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन के बारे में जानेंगे, शंट, सीरीज और कंपाउंड। तो आज हम लोग शंट के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन से शंट जनरेटर के बारे में। देखिए, सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन में आज हम लोग शंट के बारे में पढ़ेंगे, शंट डीसी मशीन के बारे में। डीसी मशीन, जनरेटर और मोटर। तो सबसे पहले हमें इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम पता होना चाहिए। तो देखेंगे इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम किस तरीके का होता है। तो यहाँ पे इसमें मैंने आपको बताया था सेल्फ का क्या मीनिंग था यहाँ पे, कि जो फील्ड वाइंडिंग होती है शंट के केस में वो आर्मेचर वाइंडिंग के अक्रॉस रहती है, यानी पैरेलल में रहती है। शंट का मीनिंग यही होता है, पैरेलल में। तो आप देखेंगे कि जो वाइंडिंग होगी वो आर्मेचर या मशीन के पैरेलल में होगी फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, तो देखिए कुछ इस प्रकार से इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनता है। ये मैंने ब्रश बना दिए, ये मैंने मशीन बनाई है, ठीक है, जिसमें आर्मेचर वाइंडिंग है। तो इसी पे ईएमएफ इंड्यूस होती है। तो जनरेटर का केस ले रहा हूं मैं, और यहाँ पे आप देखेंगे ये आपकी क्या है, फील्ड वाइंडिंग है, और ये मैंने यहाँ पे टर्न्स दिखा दिए, ठीक है, और ये मैंने यहाँ लोड दिखाया। तो इस तरीके से ये आपका क्या है, डीसी शंट जनरेटर। आपको मैं बता देता हूं, ये है डीसी शंट जनरेटर। ठीक है, आज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे इसके बाद। तो आज बने रहना है, बिल्कुल बच्चों को आज ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो मैं एक एक करके इन मशीन्स के बारे में बता रहा हूँ, फिर न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देख रहे होंगे डीसी शंट जनरेटर, मैंने यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाया है। तो देखिए इसके अब हम लोग टर्म्स लिखते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स हैं इसके, तो वो हम लिखेंगे। देखिए यहाँ पे बीच में आपको पहले भी बताया था मैंने, ईजी लिखा था। ईजी क्या होता है, जनरेटेड ईएमएफ। ठीक है, फिर इसी का ही ओन रेजिस्टेंस होगा जिसे मैं आर्मेचर रेजिस्टेंस बोलूंगा। उसके बाद करंट आती है आर्मेचर करंट, तो मैंने IA भी लिख दिया है। ठीक है, जनरेटेड ईएमएफ भी ये मैंने पॉजिटिव और ये नेगेटिव लिख लिया है यहाँ पे। इसी से जब ईएमएफ इंड्यूस होगी, देखिए इसमें क्या है, फील्ड वाइंडिंग को पहले से ही एनर्जाइज करके रखा जाता है। ठीक है, एनर्जाइज इसलिए करा जाता है क्योंकि जब हम इसे रोटेट करेंगे, फील्ड वाइंडिंग पहले से एनर्जाइज होगी, तो फिर क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगी। ठीक है, तो कुछ देर के लिए हम इसे एनर्जाइज करके रखते हैं। ठीक, उसके बाद ये सावधानी से चलाता है, दिस इज कॉल्ड एज एन सेल्फ। इसका मतलब ही होता है सेल्फ। ठीक है ना, तो मशीन ही एक तरीके से फील्ड वाइंडिंग को क्या कर रही है, एक्साइट ही कर रही है। मशीन के द्वारा ही हम फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज एन सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन। तो ये कितने टाइप की थी मैंने बताया था, शंट, सीरीज और कंपाउंड। तो अभी आज हम लोग पढ़ेंगे शंट के बारे में। ठीक है, तो अब देखिए प्लस माइनस, ये ईजी, RA आर्मेचर रेजिस्टेंस, IA आपका आर्मेचर करंट है। अब देखिए यहाँ पे लोड लगा है, तो मैंने यहाँ पे करंट जाता हुआ जो बनाया है वो लोड करंट बना दिया है, और ये आपकी क्या हुई, सप्लाई टर्मिनल हो गया, ये लोड वोल्टेज हो गई आपकी V। सप्लाई टर्मिनल किसके लिए हो जाएगा, ये सप्लाई टर्मिनल होगा मोटर के केस में, जो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे ये लोड है, तो पॉजिटिव ये हो गया, नेगेटिव ये हो गया। ठीक है ना, ऊपर का टर्म पॉजिटिव, नीचे का टर्म नेगेटिव। मैंने आपको जस्ट शुरू में ही आपको बताया था इससे प्रीवियस वीडियो में। अब इसमें एक नई थिंग क्या जुड़ती है, इसमें जुड़ता है फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, जिसे हम शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, जिसे मैं सफिक्स में लिख रहा हूं SH, शंट रेजिस्टेंस है। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं RSH, वेयर RSH हमारा क्या होता है, शंट रेजिस्टेंस। बड़े ध्यानपूर्वक इसके न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं लेकिन बच्चे फिर भी छोड़ देते हैं, तो बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। देखिए शंट रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे लिख दिया। जब यहाँ से करंट गई होगी तो दो पार्ट में इस नोड से डिवाइड हुई होगी, तो एक इधर करंट चली गई लोड पे और एक इधर चली गई फील्ड वाइंडिंग पे, तो मैं इसे शंट करंट लिख देता हूँ ISH। ठीक है, तो ISH शंट फील्ड करंट हो गया, और ये आपका शंट रेजिस्टेंस हो गया। शंट करंट बोल सकते हैं इसको, ISH को मैं लिख देता हूं शंट करंट, शंट करंट। ठीक है, तो बाकी मैं इन पैरामीटर्स के बारे में बता चुका हूं। EG क्या है, जनरेटेड ईएमएफ, RA आर्मेचर रेजिस्टेंस, IA आपका आर्मेचर करंट, IL आपका लोड करंट, और V आपका क्या है, लोड वोल्टेज है। तो देखिए
इसमें आपको कैसे इक्वेशंस को यहाँ पे लिखना है, जनरेटेड ईएमएफ की इक्वेशन को सबसे पहले लिखना है। देखेंगे किस तरीके से। आपको यहाँ पे साफ दिख रहा होगा कि करंट किस तरीके से मूव कर रहा है इसमें सर्किट में, क्लॉकवाइज दिशा में, ठीक है ना, घड़ी की क्लॉकवाइज दिशा में मूव कर रहा है। तो हमें क्या इक्वेशन लिखनी है, ये बड़े ध्यानपूर्वक आपको चलना है। देखिए इक्वेशन क्या लिखनी है। देखिए सबसे पहले घूमते हुए आपको क्या करना है, अप्लाई केवीएल करना है। क्या करना है, अप्लाई केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है ना। बड़े ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर किसी को नहीं पता केवीएल, मैं अभी भी बोल रहा हूं, एक बार मेरी बेसिक की वीडियो आप देख सकते हैं। तो देखिएगा यहां से चले, नेगेटिव आया, माइनस का ईजी, माइनस का ईजी, फिर रेजिस्टेंस होगा तो उसका क्या आएगा, प्लस का आईए आर ए, ठीक है। मैं अभी भी बोल दूं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। कुछ इस तरीके का सर्किट है, मैं बता देता हूं। अलग से इसकी रेजिस्टेंस, जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है, आर्मेचर की जो वायरिंग है, ठीक है ना, आर्मेचर जो वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस हम अलग से लिख दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिख लिया प्लस माइनस का ईजी, प्लस माइनस का क्या लिख लिया, ईजी, और ये क्या है आपका आर ए, और इससे जो करंट निकल के जा रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जब हुआ तो इस वाइंडिंग से आपका करंट मूव करेगा, वो आपका आर्मेचर करंट हो गया। तो आप इस तरीके से सर्किट को देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप यहाँ पे केवीएल अप्लाई करें तो देखिए यहां से जा रहा था नेगेटिव, माइनस का ईजी, प्लस का आईए आर ए, ठीक है। तो जो भी आपका इसका पहला रेजिस्टेंस का टर्मिनल हो उसे प्लस ले लें और इसको नेगेटिव ले लें, तो प्लस का आईए आर ए, फिर इधर से पहुंचेंगे तो प्लस का वी इक्वल टू 0। लोड वोल्टेज कितनी है आपकी, V है, तो प्लस का V इक्वल टू 0। इस तरीके से आपको ईएमएफ इक्वेशन बन जाएगी। तो EG निकालना है ईएमएफ इक्वेशन निकालने के लिए। तो EG आप ये कह सकते हैं कि इस साइड ले गए, तो EG इक्वल्स टू V प्लस आईए आर ए। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई है, समझ में आया। अब क्या है, अब आप इसमें अप्लाई केवीएल करें। देखिए अब दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, अप्लाई केसीएल, सॉरी केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। देखिए इस नोड पे अगर आप देखें तो कितनी करंट आ रही है, देखिए इस नोड पे। केसीएल भी मैंने उसी बेसिक में बताया हुआ, तो आप वहां से देख सकते हैं आने वाली करंट कितनी है, आइए देखिए इस नोड पे आने वाली करंट है आइए, और जाने वाली करंट, आने वाली इक्वल टू जाने वाली, तो आने वाली आइए है, जाने वाली कौन सी है, ISH और IL, तो इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, IL प्लस ISH। इतना समझ में आया। यहाँ पे मैंने अभी देखिए पहला क्या टर्म चला था, पहला टर्म चला था अप्लाई केवीएल का, फिर चला अप्लाई केसीएल, ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ। अब आप एक चीज देखिएगा यहाँ पे, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ। देखिएगा न्यूमेरिकल किस तरीके से पूछे जाते हैं। कभी कभार आप यहाँ पे नोटिस भी करें, जो वोल्टेज यहाँ है, ठीक है ना, जो वोल्टेज लोड वोल्टेज है, वही वोल्टेज पैरेलल में इसके अक्रॉस भी होगी। ओवरऑल वोल्टेज पैरेलल में आपको पता होगा वोल्टेज क्या होती है, सेम होती है। तो जो वोल्टेज इधर होगी वही वोल्टेज ओवरऑल इसके अक्रॉस होगी, वही वोल्टेज ओवरऑल इस फील्ड वाइंडिंग के अक्रॉस होगी, ठीक है। हम डीसी शंट जनरेटर या मोटर की एप्लीकेशंस बाद में पढ़ेंगे कि किस काम आती है, तो ये बात की बात है। जस्ट मैं अभी आपको क्या बता रहा हूँ, इसके इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो न्यूमेरिकल किस तरीके से पूछे जाते हैं वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। जस्ट आप समझिएगा, जो पैरेलल में वोल्टेज होती है, तो ये इसके अक्रॉस तो वोल्टेज V होगी, तो वही वोल्टेज इसके अक्रॉस भी होगी और वही वोल्टेज इसके अक्रॉस भी होगी। तो इससे क्या फॉर्मूला बनेगा, देखिएगा, जो वोल्टेज इसके अक्रॉस होगी तो V इक्वल्स टू ISH RSH। तो जो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगी वो कितनी होगी, जो वोल्टेज इसके अक्रॉस होगी, तो V इक्वल्स टू ISH RSH। ये सिंपली आपको पता होगा, ओम्स लॉ लगाया हुआ है। अगर वोल्टेज मुझे इसके अक्रॉस V पता है, ठीक है ना, पैरेलल में वोल्टेज शुड बी सेम, जो वोल्टेज यहाँ की होगी वही वोल्टेज यहाँ की होगी, तो V इक्वल्स टू RSH इंटू ISH। तो आपको कितनी इक्वेशंस याद करनी है ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए 3 इक्वेशंस आपको पता होनी बहुत जरूरी है, लेकिन आपको ये एक्चुअल में ना रटनी नहीं है। ये तीनों इक्वेशंस आपको क्या है, रटनी नहीं है। ये आपको क्या है, जस्ट आपको सर्किट के बारे में पता होना चाहिए, सर्किट किस तरीके से डिजाइन किया जाता है, ठीक है ना, इक्विवेलेंट सर्किट किस तरीके से डिजाइन किया जाता है, जस्ट उसके बारे में, और पैरामीटर्स बस आपको राइट करने हैं। इक्वेशन तो अपने आप हो जाएगी। इक्वेशन
रटनी नहीं है, पहले मैं बता दूं। तो देखिएगा Eg और ये एक अप्लाई KCL के द्वारा जो इक्वेशन क्रिएट हुई है, और एक ये मैंने V इक्वल्स टू ISH RSH के बारे में बताया कि टर्मिनल वोल्टेज पैरेलल कैसे होती है। तो ये चीज अभी हमने सीखी डीसी शंट जनरेटर से। अब हम बात करेंगे डीसी शंट मोटर की। तो देखिएगा, अब मैं डीसी शंट मोटर की बात कर रहा हूं, तो देखिए इसका सर्किट डायग्राम भी सेम ऐसे ही बनेगा, कोई भी चेंजेस नहीं है, पहले ही आपको मैं बता दूं, कहीं आप फिर कंफ्यूज हो तो इसमें ये मैंने दिखा दिया। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि क्या क्या एग्जाम में पूछा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इक्वेशंस को आप देख लीजिए, किस तरीके से इक्वेशन डिजाइन होती है इक्विवेलेंट सर्किट के द्वारा। अब आप देखिएगा, यहाँ पे आपको लोड नहीं बताना है, आपको क्या बताना है, यहाँ पे तो लोड बताया, यहाँ पे लोड एक तरीके से सप्लाई टर्मिनल हो गया है। अब लोड क्या हो गया, यहाँ पे आप सप्लाई टर्मिनल लगा दीजिए, जो V आ गया है, V यहाँ पे, पहले मैं इसको पैरामीटर्स को शो कर देता हूं आपको ब्लू पेन से। देखिएगा, ये प्लस हो गया है, ये नेगेटिव, ये V। अब ये सप्लाई हो गया है। अब ये करंट की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, इस तरीके से होगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, IA आएगा, यहाँ पे क्या जाएगा, ISH। आप देख रहे होंगे करंट की डायरेक्शन चेंज होती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसके अक्रॉस करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है। ठीक है ना, ये आपका RSH है, शंट रेजिस्टेंस। और आप देखेंगे यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस होगा आर्मेचर रेजिस्टेंस, और ये आपका क्या है, प्लस माइनस का EB। यहाँ पे क्या है, बैक EMF। ये किसका केस ले रहे हैं, मोटर का। इसमें इस सर्किट डायग्राम को मैं पहले से यहाँ पे दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके का है। अभी हम जैसे इक्वेशन लिखेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो देखिए, कुछ इस तरीके से करंट आ रहा है, आइए आए, ठीक है ना। तो ये सर्किट डायग्राम, यह बीच का जो है मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। अभी जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो सीख जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या बना, ये हमारा बना डीसी शंट जनरेटर, तो ये था। अब ये है डीसी शंट मोटर, डीसी शंट मोटर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो बस आपको क्या चेंज करना है, सप्लाई टर्मिनल यहाँ पे दिखाना है। देखिए, यहाँ पे लोड है, यहाँ पे सप्लाई टर्मिनल हो गया, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे जस्ट डीसी सप्लाई दी है, तो इतना समझ में आ गया होगा। अब हम क्या काम कर रहे हैं, अब हम इसके अक्रॉस अब इक्वेशन क्रिएट करेंगे। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, देखिए करंट की डायरेक्शन इसमें इस तरीके से लेंगे। तो देखिए, करंट की डायरेक्शन अब हमने ली है, तो इसमें इस सर्किट में हम क्या करेंगे, अप्लाई KVL। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर बार बार आप इसमें KVL ही क्यों लगा रहे हैं। देखिए, कुछ ऐसा सोचने वाली बात नहीं है, इसमें जो समझने वाली बात है, यहाँ पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं, EMF इक्वेशन निकाल रहे हैं, वही आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो हर किसी चीज का मीनिंग होता है, अर्थ होता है। तो देखिएगा, यहाँ से पहले -V ले लिया है, फिर प्लस का IR है। देखिए यहाँ पे इसे प्लस करंट की डायरेक्शन अब ऊपर से है, तो इस उसके स्टार्टिंग टर्मिनल को क्या लेना, पॉजिटिव, दूसरे टर्मिनल को क्या लेना ना, नेगेटिव। तो प्लस का IARA, और इसका ऑलरेडी इसके टर्मिनल को तो चेंज नहीं कर सकते, इसके टर्मिनल फिक्स है, तो प्लस EB इक्वल टू 0। तो आपको क्या निकालना है, EB निकालना है। तो EB इक्वल्स टू, ये पहुंच जाएगा उधर की तरफ, तो V, ये पहुंच जाएगा उधर की तरफ, माइनस का IAR। तो ये आपने EMF इक्वेशन निकाल ली है, ठीक है ना। लेकिन ये किसकी है, मोटर के केस की, डीसी शंट मोटर, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, अप्लाई KCL करना है, अप्लाई KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। देखिए कहां पे अप्लाई करना है, इस पर्टिकुलर नोड पे, है ना। इस नोड पे अगर अप्लाई KCL करेंगे तो देखिए, आने वाली करंट कौन सी है, IL, और जाने वाली करंट है ISH और IA। तो आने वाली इक्वल टू जाने वाली, जाने वाली को हम कैसे लिखेंगे, ऐड कर देंगे, IA प्लस ISH, ठीक है। और टर्मिनल वोल्टेज देखिए, यहाँ पे भी V अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे भी इसके अक्रॉस भी वोल्टेज सेम होगी। तो जो इक्वेशन यहाँ पे हमने राइट करी थी, V इक्वल्स टू ISH RSH, तो यहाँ पे भी हम लोग राइट कर देते हैं। अब आप समझ गए होंगे इसके बारे में। देखिए, इसमें भी 3 इक्वेशन बनती हैं। तो पहली इक्वेशन ये हुई, दूसरी इक्वेशन ये हुई, और तीसरी इक्वेशन क्या हुई, ये हुई। तो आपको ये तीनों इक्वेशन मैंने यहाँ पे दिखाई है, आपको तीनों इक्वेशन आपको याद नहीं रखनी है, आप रटने की जरूरत नहीं है इन इक्वेशंस को। जस्ट आपको क्या याद रखना है, सर्किट,
इक्विवेलेंट सर्किट आपको जस्ट याद रखना है और किस तरीके से हमने इन सर्किट को डिजाइन किया है, तो अब आप समझ गए होंगे। तो आगे अब हम न्यूमेरिकल करेंगे इनके, तो डीसी शंट जनरेटर और डीसी शंट मोटर के ऊपर अब हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल। तो अब आप देखिए आगे न्यूमेरिकल्स देखिएगा। अब ये क्वेश्चन डीसी शंट जनरेटर से पूछा गया है, ये एसएससी जेई 2014 में आया था। तो आप देखेंगे द ईएमएफ इक्वेशन इंड्यूस्ड इन ए डीसी शंट जनरेटर इज 230 वोल्ट, द आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.1 ओम, इफ द आर्मेचर करंट इज 200 एम्पियर द टर्मिनल वोल्टेज विल बी। तो टर्मिनल वोल्टेज आपसे पूछी है क्या होगी, जो हिंदी वाले हैं वो भी पढ़ सकते हैं, मैंने राइट कर रखा है। ईएमएफ एक डीसी शंट जनरेटर में प्रेरित 230 वोल्ट है, आर्मेचर प्रतिरोध 0.1 ओम है, यदि आर्मेचर करंट 200 एम्पियर है तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा। तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ये क्वेश्चन एसएससी जेई का पूछा गया है और मैं आपको बता दूं ये एसएससी जेई 2014 का भले ही क्वेश्चन हो, लेकिन ये आपके आईटीआई के एग्जाम में भी आया हुआ है यही क्वेश्चन, वैल्यू भी चेंज नहीं हुई है और आपके फर्दर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी ये पूछा जा चुका है, जैसे कि यूपीपीसीएल हुआ या यूपीआरबीएनएल हुआ। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं, तो आप इसे ध्यानपूर्वक पहले क्वेश्चन को पढ़ें, गिवन वैल्यूज लिखें, सर्किट डायग्राम बनाएं। हाँ, जब एग्जाम हो तब आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ डायरेक्ट सॉल्व करना है। तो अभी मैं आपको बताता हूं किस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए द ईएमएफ इंड्यूस, पहले हमें कहां पे जाना है, देखना है इसमें कौन सा मोटर मशीन या पूछा हुआ है, डीसी शंट जनरेटर। तो डीसी शंट जनरेटर का आपको क्या है, सर्किट डायग्राम बनाना है। देखिए सर्किट डायग्राम डीसी शंट जनरेटर का, तो यहां पे मैं डीसी शंट जनरेटर का सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर दे रहा हूं। देखिए जनरेटर है तो मैं क्या लगाऊं, लोड, और यहां पे क्या लगेगा, फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, तो अब पैरामीटर्स हम लिख लेते हैं, पैरामीटर्स में जल्दी से लिख लेता हूं। तो यहां पे देखेंगे ईजी हो गया, ये आईए हो गया, ये आरए हो गया, और ये आईएल हो गया, और ये आपका क्या हो गया, वी हो गया। ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, और आपका ये क्या हो गया, आईएसएच, और ये आपका हो गया आरएसएच। ठीक है, यहाँ पे सारे मैंने पैरामीटर्स लिख दिए हैं और आपको मैं अब बता देता हूँ, इक्वेशंस लिख लेते हैं अब इसकी। देखिए इसकी इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, माइनस का ईजी प्लस का आईआरए प्लस का वी इक्वल टू 0। तो ईजी कितना आया, ईजी आया आपका v प्लस आईआरए। तो हमने इसके द्वारा ये इक्वेशन निकाल ली। ठीक है, तो ये इक्वेशन देखते हैं, इसी इक्वेशन से वैसे सॉल्व हो जाएगा क्योंकि इसी में ही टर्मिनल वोल्टेज आपको V दे रखी है। ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान नहीं रखना है कि वो टर्मिनल वोल्टेज पूछ रहा है या लोड वोल्टेज पूछ रहा है, इट डजंट मैटर। बस आपको क्वेश्चन के मुताबिक थोड़ा सा आपको देखना होगा कि वो क्या चीज पूछना चाह रहा है। ठीक है ना, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे गिवन वैल्यूज क्या क्या दी हुई है। देखिए गिवन वैल्यूज, देख क्या क्या आपको गिवन दिया हुआ है। देखेंगे The EMF induced in a DC shunt generator is 230 volt। ठीक है, इंड्यूस्ड EMF पहले ही बोल दिया, इंड्यूस्ड EMF यानी कि EG आपको ऑलरेडी गिवन है, कितना, 230 वोल्ट। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, 230 दे रखा है। आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, RA, आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 0.1 ओम। ठीक है, आर्मेचर करंट दे रखा है यानी IA दे रखा है आपको 200 एम्पियर। आपसे पूछा है V, टर्मिनल वोल्टेज कितनी होगी, दैट्स इट। समझ में आया, तो ये तो आप भी फाइंड कर सकते हैं, अगर मेरी वीडियो को आप पॉज करके इसे सॉल्व करके देखें तो आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। तो बाकी जिन्हें नहीं आ रहा है उन्हें बता देता हूं, देखिए कैसे सॉल्व होगा। देखिए ईजी कितना दे रखा है, ईजी दे रखा है 230 वोल्ट, यहाँ पे मैंने लिख लिया 230 वोल्ट। V इक्वल टू V हमें फाइंड करना है, टर्मिनल वोल्टेज प्लस IAR। देखिए IA कितना है, 200, RA कितना है, 0.1 मल्टीप्लाई में। देखिए यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 10 से ये वाली 0 कट जाएगी यानी 20 हो गया। 230 में से कितना माइनस करना है, 20, तो कितना बचेगा, B इक्वल्स टू 210 वोल्ट। तो बड़े आसानी से ये हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। तो आप इसका ऑप्शन तो आपको पता ही लग गया होगा,
कितना है आपका ऑप्शन है बी, 210 वोल्ट। तो अब हम एक और इससे थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड ले जाते हैं क्वेश्चन को, वो भी मैं बता दूं, जो अब मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं वो यूपीपीसीएल का है, तो बने रहें इस वीडियो के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। आइए अब जानेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, देखेंगे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए डीसी शंट जनरेटर प्रोवाइड्स 15 एम्पियर करंट टू द लोड, 15 एम्पियर करंट टू द लोड इफ द वैल्यू ऑफ the terminal voltage is 220 volt and the resistance of the shunt field is 220 ohm. What will be the value of the armature current? तो यूपीपीसीएल 2016 का ये क्वेश्चन है, तो बड़े ध्यानपूर्वक समझेंगे। है तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन अगर आपको बेसिक नहीं पता होगा, केवीएल केसीएल ये सब देखिए रिलेटेड है, केवीएल केसीएल ये सब बेसिक हैं, आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो डीसी शंट जनरेटर देखिए, सबसे पहले आपको क्या बनाना है, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो डीसी शंट जनरेटर में देखिए आप क्या है, क्या प्रोवाइड किया हुआ, डीसी शंट जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर पहले आपको सर्किट डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए डीसी शंट जनरेटर का सर्किट डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं, जैसे यहाँ पे रखे गए हैं, ठीक है। तो देखिए ये इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है डीसी शंट जनरेटर, ठीक। इसके जल्दी से आप पैरामीटर्स लिख लीजिए, बार बार लिखिए तो आपको याद हो जाएंगे इसके पैरामीटर्स भी। ईजी, आर ए, आई ए, आई एल, आई एस एच और आर एस एच, और यहाँ पे प्लस माइनस बी, ठीक है। इस तरीके से आप पैरामीटर्स लिख लीजिए। फिर उसके बाद अब आप देखिए क्या क्या गिवन वैल्यूज दे रखी हैं। तो ये आपने डीसी शंट जनरेटर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना दिया है। अब देखिए क्या क्या चीजें गिवन दे रखी है। देखिए सबसे पहले डीसी शंट जनरेटर प्रोवाइड्स 15 एम्पियर करंट टू द लोड। तो करंट, लोड करंट कितना दे रखा है, 15 एम्पियर। लोड पे जो करंट दे रखा है वो कितना है, 15 एम्पियर। तो आईएल इक्वल्स टू कितना हो गया, 15 एम्पियर। बड़े ध्यानपूर्वक हर एक पॉइंट को देखना है। इफ द वैल्यू ऑफ द टर्मिनल वोल्टेज इज 220 वोल्ट, टर्मिनल वोल्टेज कितना दे रखा है, 220 वोल्ट दे रखा है। एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द शंट फील्ड रेजिस्टेंस, शंट फील्ड रेजिस्टेंस दे रखा है। तो आर एस एच शंट फील्ड रेजिस्टेंस, यही हमारा शंट फील्ड रेजिस्टेंस है। तो हमने देखिए इक्वल्स टू आर एस एच कितना दे रखा है, 220 ओम दे रखा है, ठीक है। What will be the value of the armature current? अरे आर्मेचर करंट की वैल्यू आपसे जस्ट पूछी गई है। तो अब आप समझ गए होंगे आपको किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आप मेरी वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ज्यादा अच्छा होगा। जिसे नहीं आता वो देखिए, देखेंगे कि आपको आईए करंट फाइंड करना है, ठीक। मैंने आपको यहाँ पे बताया था, 3 इक्वेशन बताई थी। एक तो ईएमएफ जनरेटेड इक्वेशन, और अप्लाई केसीएल कराया था, एक केवीएल कराया था अप्लाई, एक केसीएल कराया था, और एक इक्वेशन और दी थी। जो वोल्टेज यहाँ की वोल्टेज है वही वोल्टेज यहाँ की वोल्टेज होनी चाहिए, ठीक है ना। तो पैरेलल में वोल्टेज शुड बी सेम। तो पहले उस इक्वेशन के द्वारा हम इसे देखते हैं। देखिए यहाँ की वोल्टेज भी सेम हुई, तो V इक्वल्स टू आई एस एच आर एस एच, ठीक है। इससे लिख लिया है ऑलरेडी। जो वोल्टेज ये होगी वो कितनी दे रखी है, 220 वोल्ट। ISH कितना दे रखा है, देखेंगे ISH कितना दे रखा है। ISH अभी नहीं दिया हुआ है, तो ISH हमें यहां से फाइंड करना है, ठीक है ना। RSH दिया हुआ है कितना, 220 ओम। अब देखिए 2 ये डिवाइड में यहां जाएगा तो ये चीज और ये चीज कैंसिल हो गई। तो आप याद रखिएगा, इसे 0 मत कर दीजिएगा, ये 1 होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं आईटीआई के, इसे 0 कर देते हैं। जो मैं बता रहा हूँ माइनर मिस्टेक्स कर देते हैं, कभी कभार कैलकुलेशंस में मिस्टेक हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे ISH करंट यानी शंट फील्ड करंट आपके पास 1 एम्पियर आ चुका है। अब इसे आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे इस नोड पे KCL लगाइए। आने वाली करंट क्या है, IA, और जाने वाली ISH प्लस IL। जस्ट फिगर में आप देख सकते हैं, इसके इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हैं IL, ठीक है। तो अब आपको IA फाइंड करना था यहाँ से, ठीक है। आने वाली करंट आई है, जाने वाली IL ISH। ये
आप याद रखना डीसी शंट जनरेटर का है, करंट निकलेगी इससे, ठीक है ना। तो अब आप देख सकते हैं ISH कितना दे रखा है, ऑलरेडी आपने फाइंड किया 1 एम्पियर। IL कितना है आपके पास, ऑलरेडी गिवन है 15 एम्पियर। तो कितना हुआ 16 एम्पियर। तो बड़े ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को करिएगा, छोटा सा क्वेश्चन है बट आपको सारी इक्वेशन, सारे फॉर्मूलेज डीसी शंट जनरेटर के पता होने चाहिए। तो इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन क्या है 16 एम्पियर, सी ऑप्शन इसका आंसर है। तो बड़े सिंपल वे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि जब हम रीड आउट कर रहे थे तो बहुत टफ लगेगा कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ये यूपीपीसीएल 2016 में पूछा गया था। तो बने रहे मेरी वीडियो के साथ और देखते रहें। मैं आज आपको डीसी शंट जनरेटर और मोटर दोनों मशीन के बारे में, शंट डीसी मशीन के बारे में आज आपको मैंने बताया। कल मैं आपको डीसी सीरीज मशीन के बारे में बताऊंगा, जनरेटर और मोटर के बारे में, और हम कुछ न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक चीज मुझे और बतानी है, मैं आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन और आता है वर्बली, देखिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। फील्ड वाइंडिंग जो इसकी होती है उसके नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स मोर होते हैं विद थिन वायर, तो आपको समझना है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो काफी हाई रहता है। यहाँ पे जो शंट फील्ड रेजिस्टेंस होता है, शंट फील्ड वाइंडिंग जो होती है आपकी, वो उसका रेजिस्टेंस हाई होता है, तो इसके नंबर ऑफ टर्न्स तो ज्यादा होते हैं विद थिन वायर। थिन वायर यानी पतला, इसमें तार यूज करा जाता है, पतला वायर इसमें यूज किया जाता है, तो नंबर ऑफ टर्न्स मोर होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि शंट मशीन में आपके जो फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल होते हैं मोर होते हैं, लेस होते हैं, थिक होता है, थिन होता है। तो ये चीज भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो देखते रहिए मेरी वीडियोस को। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ, डीसी सीरीज मशीन के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।